हेलो दोस्तों, वेलकम टू इकोनॉमिक साइंस एकेडमी। माई सेल्फ गणेश कुमावत। एक बार फिर आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। हम मांग की अवधारणा की बात करेंगे। तो आपके स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, तो उसके साथ साथ में पैरेलल है जो इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स है जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप स्टैटिस्टिक्स के साथ-साथ में इकोनॉमिक्स को भी प्रिपेयर कर सको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका सिलेबस है जो जल्दी टाइमली पूरा हो जाए और आप रिवीजन कर सको। तो हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस मैंने आपको डिस्कस किया था। सिलेबस में हमने बात की थी कि कुछ टॉपिक्स है इसके, जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, और उसके अलावा डिमांड फोरकास्टिंग का एक टॉपिक है, और उसके साथ-साथ में है जो प्राइस डिटरमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स। अलग-अलग मार्केट्स के फॉर्म्स है, उसके अंदर है जो प्राइस डिटरमिनेशन कैसे होता है, वो हमें पूछा जाता है। तो इस मांग एंड जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर एक तो आपका डिमांड एंड सप्लाई है, ठीक है? और एक टॉपिक है इसका डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग, और इसके अलावा है प्राइस डिटरमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है? मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, इतना है जो माइक्रो का पार्ट है, ठीक है? तो मांग और पूर्ति का सिद्धांत क्या है, ये इससे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। फिर है डिमांड फोरकास्टिंग, है ना? मांग को फोरकास्ट करना है। और प्राइस डिटरमिनेशन इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो बाजार के अलग अलग जो रूप है उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है, इसमें मार्केट्स कौन कौन से हैं। जैसे आपका एक तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया, दूसरा है जो मोनोपोली मार्केट है, मोनोपोली जिसको एकाधिकार बाजार बोला जाता है, और फिर है मोनोपोलिस्टिक मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। मोनोपोलिस्टिक क्या है, एकाधिकारात्मक बाजार है। एक ओलिगोपोली है, ओलिगोपोली जिसको क्या बोला जाता है, अल्पाधिकार, ठीक है? तो इस तरीके से आपके जो अलग अलग मार्केट के फॉर्म्स है, परफेक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये तो आपका परफेक्ट कंपटीशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक? तो हम इस सारे चीज़ों को है जो आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहले करेंगे, देन मैक्रो का है जो पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें इसको इकोनॉमिक्स के अंदर कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करनी है, बिल्कुल रटाफिकेशन काम करनी है, मतलब रोड लर्निंग है जो यहाँ पर काम की नहीं है। आपको बिल्कुल अटेंटिव होके इस लेक्चर को समझने की कोशिश करनी है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, या बेसिक उसकी आउटलाइन क्या है, उसको आपको देखने की कोशिश करनी है, जिससे कि आपके क्वेश्चंस है वो जल्दी सॉल्व हो जाए, और उसके साथ-साथ में उसका है जो करेक्ट भी हो, ठीक है? एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो। तो हमें वो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए हम माँग की अवधारणा डिस्कस कर रहे हैं। तो माँग की अवधारणा या फिर जो कांसेप्ट ऑफ डिमांड है। तो कांसेप्ट ऑफ डिमांड को डिस्कस करने से पहले, मतलब पूरा कांसेप्ट ऑफ डिमांड ही है, थ्योरी ऑफ डिमांड जिसको हम कह सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जो डिमांड वर्ड है, उस डिमांड वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है? तो बेसिकली जो हमारी डिमांड होती है, हम लेमैन की लैंग्वेज में बात करते हैं। कभी आप मान लीजिए घर पे बैठे-बैठे अपने पेरेंट्स को बोलते हो कि हमें मोबाइल लेना है, तो आपने मोबाइल की डिमांड की। लेकिन वो आपने जो चीज़ ऐसे घर पे बात की, आपने अपने पेरेंट्स के साथ में आपने बात की कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो उसको क्या डिमांड कहेंगे या नहीं कहेंगे? इकोनॉमिक टर्म्स में वो डिमांड नहीं है, ठीक है? लेमैन में जो अपन बात करते हैं, वो डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर वो एलिमेंट्स उस टाइम मौजूद हो, वो है जो आपकी जो भी डिज़ायर है, वो उन एलिमेंट्स को सैटिस्फाई करे, तो हम कह सकते हैं कि वो हम क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं।
अब क्या होनी चाहिए, एक तो इफेक्टिव डिजायर होनी चाहिए, मतलब आपकी प्रभावी इच्छा हो। ऐसा नहीं है कि मोबाइल लेना है बस बात कर दी आपने, लेकिन ऐसा नहीं, आपकी प्रभावी इच्छा होनी चाहिए, मतलब कि आप उसको लेने के लिए 100% है जो आपके अंदर डिजायर है उसको लेने के लिए। और दूसरा है मनी, मतलब इसको आप धन भी कह सकते हैं। तो यहाँ अपने इंडियन करेंसी में मैंने लिखा है रुपया, ठीक है। तो उसको परचेज़ करने के लिए आपने मोबाइल की बात की, डिज़ायर है लेकिन आपके पास में पर्याप्त रुपीस नहीं है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो आप परचेज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इसके रिसोर्स होना बहुत ज़रूरी है, इसको आप रिसोर्स भी बोल सकते हो। रिसोर्स यानी रिसोर्स या सोर्स कह सकते हो आप। सोर्स, इसको खरीदने का जो साधन है, वो खरीदने का साधन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए, और मान लीजिए आपके पास में डिज़ायर भी है और मनी भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको खर्च नहीं करना चाह रहे हो, स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो, अपने पैसे हैं जो स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो, तो वो आपका क्या होगा, डिमांड नहीं होगी। उस केस में ये रिजेक्ट हो जाएगी, आपकी सिर्फ़ डिज़ायर बन के रह जाएगी। तो यहाँ विलिंगनेस टू पे मतलब आपको भुगतान करने की आप में इच्छा भी होनी चाहिए, कि आप किसी भी कमोडिटी की इच्छा रखते हो, प्रभावी इच्छा है, आपके पास में उसको खरीदने के लिए पर्याप्त धन भी है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को खरीद कर उसका भुगतान करने के लिए तैयार है, उसकी भी इच्छा है आपकी, तब ये डिमांड हो सकती है। और ये अगर ये तीनों हो जाए लेकिन आपके पास में टाइम नहीं है खरीदने के लिए, तो भी वो माँग नहीं होगी, ठीक है? तो माँग के लिए आवश्यक जो 3 मूल तत्व हैं, बेसिक कौन से हैं? यहाँ पर 4 हैं, आप 4 कर देना, ठीक है? 4, पहले ये 3 थे, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आजकल वैसे टाइम ऑनलाइन शॉपिंग में भी कंसिडर करते हैं हम, लेकिन फिर भी बेसिकली है जो 3 मेन इम्पोर्टेंट है, उसके साथ में आप यहाँ पर 4 कर देना, 4 और ये 4 कर देना, ठीक है? तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रभावी इच्छा, पैसा, भुगतान करने की इच्छा और समय। समय होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास में समय नहीं है, तो आपके पास में तीनों चीज़ें होने के बावजूद भी वो माँग नहीं होगी, ठीक है? अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डिमांड है जो किसको बोलते हैं, ठीक है? अब हम इसका बेसिक मीनिंग है जो पढ़ते हैं कि अपन ने ऊपर जो एलिमेंट्स देखे, अलग-अलग जो एलिमेंट्स देखे, उन एलिमेंट्स के बेसिस पे अगर डिमांड को डिफाइन करने की कोशिश करें तो किस तरीके से कर सकते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर टू द डिजायर टू बाय अ कमोडिटी बैक्ड विद द सफिशिएंट परचेजिंग पावर एंड द विलिंगनेस टू स्पेंड, मतलब कि किसी भी कमोडिटी की डिमांड है जो वही होगी जिसमें आपकी कोई डिजायर हो, मतलब आप किसी चीज की इच्छा रख रहे हो और उसको खरीदना चाहते हो, ठीक है? और लेकिन खरीदने के लिए आपके पास में सफिशिएंट परचेजिंग पावर भी है, मतलब आपके पास में सोर्सेस भी है, साधन भी है, और आप भुगतान करना चाहते हो इन अ स्पेसिफिक टाइम, इन अ स्पेसिफिक टाइम, किसी भी आपके सर्टेन पीरियड या सर्टेन टाइम के अंदर है, जो जो भी टाइम मैनर के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम 3 चीज़ों को मेनली कंसीडर करते हैं डिमांड के लिए। बाकी वाली चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट है, लेकिन 3 चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी कमोडिटी की हमें डिज़ायर है और उसको परचेज़ करने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट सोर्सेज़ भी हैं, और हम उस कमोडिटी को परचेज़ करने के लिए पे भी करना चाह रहे हैं, तो हमारी विलिंगनेस भी है, तो उसको हम है जो बेसिकली डिमांड बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप हिंदी में भी देख लीजिए कि किसी वस्तु का माँग का तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु की माँग का तात्पर्य है कि पर्याप्त क्रय शक्ति और खर्च करने की इस इच्छा के साथ समर्थित, समर्थित मतलब बैक टू विथ या फिर सपोर्टिव रोल है इनका, कि आपके पास में क्रय शक्ति और खर्च करने की इच्छा दोनों होगी, और दोनों के द्वारा है जो समर्थित है जो आपकी डिजायर है, और वो डिजायर है जो वस्तु को खरीदने की इच्छा से है, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि मांग क्या होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली डिमांड और डिमांडेड क्वांटिटी के बीच में है जो हम डिफरेंस करते हैं, क्योंकि आपने डिमांड की, तो डिमांड की इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर 4 एलिमेंट्स देखे,
4 एलिमेंट्स को देखकर हमने बोल दिया कि हमने इतनी कमोडिटीज़ की डिमांड की है या फिर ये कमोडिटी हमें परचेज़ करनी है। मतलब आपके पास इफेक्टिव डिज़ायर भी है, आपके पास में टाइम भी है, आपके पास में सोर्सेज़ भी हैं। आप विलिंगनेस टू पे मतलब पे भी करना चाह रहे हो, इच्छा भी है पे करने की। लेकिन अब वो डिमांड की है तो आपको मार्केट का नॉलेज है जो हो सकता हो वहाँ पर नहीं हो और मार्केट के अंदर जो भी कमोडिटी आप परचेज़ करना चाह रहे हो उसकी प्राइस क्या है? वो आपको पता नहीं है। तो यहाँ पर डिमांड के एस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पर अलग-अलग क्वांटिटीज़ होगी एक ही कमोडिटी की दैट अ कंज्यूमर इज़ रेडी टू बाय एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेज़। अब आपको प्राइसेज़ पता नहीं है, हो सकता हो कि आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस है उससे कम प्राइस हो तो आप वो प्रोडक्ट है जो 2 ले लीजिए। 2 यूनिट्स है जो उसकी ले सकते हो मतलब क्वांटिटी में है जो 2 यूनिट्स ले सकते हो और क्वांटिटी डिमांडेड है जो इससे थोड़ा-सा डिफरेंट कांसेप्ट है कि हम इस एक स्पेसिफिक क्वांटिटी की बात करते हैं एट अ स्पेसिफिक प्राइस। मतलब कि माँग क्या है? माँग यहाँ पर है जो एक वस्तु की अलग-अलग मात्राओं को दर्शाता है, जो उपभोक्ता विभिन्न संभावित कीमतों पर है जो खरीदने के लिए तैयार हैं, ठीक है? माँग तो ये है, ठीक है? माँग यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसमें एक ही कमोडिटी की अलग-अलग क्वांटिटीज़ होती है, अलग-अलग पॉसिबल प्राइसेज़ हैं। अगर यहाँ पर है जो उसको ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करनी है, तो प्राइस कम होगी तभी वो परचेज़ कर पाएगा। अगर प्राइसेज़ हायर रहेगी तो वो उसकी कम क्वांटिटीज़ को करेगा। तो इसलिए ये आपका है जो सिर्फ़ डिमांड कांसेप्ट है। और क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांडेड क्वांटिटी है जो क्या है? डिमांडेड क्वांटिटी में ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट की एक स्पेसिफिक क्वांटिटी मतलब एक विशेष मात्रा है जो आप एक विशेष कीमत पर उस मात्रा की माँग करते हैं, वो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ठीक है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएँ जिसे उपभोक्ता विभिन्न संभावित कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है, वो तो आपका माँग हो गया और माँग की मात्रा है जो एक विशिष्ट कीमत पर एक वस्तु की खरीद की विशिष्ट मात्रा मतलब एक वस्तु की जो विशिष्ट मात्रा है उसको एक विशिष्ट कीमत पर खरीदा जाएगा वो डिमांडेड क्वांटिटी है। फिर है हम किस चीज़ों को है जो डिमांड बोला जाएगा या इसकी कुछ फीचर्स है जो हम देख लेते हैं। फीचर्स से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे कि किस तरीके से हम डिमांड के रूल को आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो डिमांड है जो किसी भी कमोडिटी की आप डिमांड करते हो, तो डिमांड ऐसे ही नहीं होती है। हो सकता हो कि आपको उसमें कुछ यूटिलिटी दिखे, क्लियर? तो आपको उसमें कुछ यूटिलिटी दिखेगी और आपको लगेगा कि वो आपके सैटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है या आपकी यूटिलिटी को सैटिस्फाई कर सकती हैं। तो इसलिए आप किसी भी कमोडिटी की डिमांड करते हो। तो डिमांड है जो डायरेक्टली नहीं होती है, वो किस पर डिपेंड करती हैं? उस कमोडिटी की यूटिलिटी पर है जो डिपेंड करती हैं। मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हम सभी हैं। तो हमारी डिज़ायर रहती है कि हम बीएमडब्ल्यू ले लें, है ना? एक्सपेंसिव लेकिन हमारे पास में है जो क्या है सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, सोर्स नहीं है और होता भी है तो हम इतना पे करने के लिए रेडी नहीं होंगे, इतना मान लीजिए कर भी लिया क्योंकि हमारे उसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस है और हमने जितनी कलेक्शन मतलब जीवन भर ज़िंदगी की पूरी कमाई है जो उस बीएमडब्ल्यू के उसको खरीदने के बराबर ही है जो हमारी कमाई है, तो उस पर हम खर्च नहीं करना चाहेंगे, क्लियर? तो वहाँ पर हमें यूटिलिटी दिखती है, ठीक है? लेकिन क्लियरली वो हमारी यूटिलिटी वहाँ पर ब्लर है बिल्कुल, है ना? और दूसरी मान लीजिए आप कोई भी चीज़ जैसे मान लीजिए आप इनडायरेक्ट सैटिस्फैक्शन के लिए आप मोबाइल परचेज़ करने जा रहे हो, तो मोबाइल परचेज़ करने जा रहे हो मतलब कि मोबाइल के अंदर यूटिलिटी है। मोबाइल एक कमोडिटी है, उसमें यूटिलिटी है और वो आपके सैटिस्फैक्शन लेवल को इंक्रीज़ कर सकती है, ठीक है? एक टाइम के लिए, बाद में तो आजकल बहुत बोलते हैं कि मोबाइल चलाते-चलाते थक गए हम, तो ये वाली चीज़ हो सकती है। अ कंज्यूमर इज़ रेशनल एंड डिमांड्स ओनली दोज़ कमोडिटीज़ व्हिच प्रोवाइड यूटिलिटी। हमारा कंज्यूमर है, जो बिल्कुल रेशनल है, आप भी कंज्यूमर हो, आप भी बिल्कुल आपको भी इकोनॉमिक्स के अंदर रेशनल कंज्यूमर है, जो अज़्यूम करके स्टडी की जाती है और आप उसी कमोडिटी की डिमांड करोगे, जो आपको यूटिलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें बैड एंड गुड का है जो कोई रोल नहीं होता है, कोई किसी को अल्कोहल पसंद है, उसके लिए उसमें यूटिलिटी होती है तो वो अल्कोहल की डिमांड करता है।
किसी को दूसरे जो भी ड्रग्स वगैरह है, तो उसमें किसी को यूटिलिटी दिखती है तो उसकी डिमांड करता है, क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहे हैं। हमें सिर्फ़ ये देखना है कि वो मतलब वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज़ कर रही है या नहीं कर रही, ये हमारा मतलब नहीं है यहाँ पर। हमें ये देखना है कि कौन-सी कमोडिटी में उस कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी है या नहीं है, क्लियर? अगर यूटिलिटी है तो उसका मतलब है कि ये डिमांड है जो उस यूटिलिटी पर डिपेंड करती है। और डिमांड हमेशा इफेक्टिव डिमांड होगी। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है कि चारों एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट होंगे उसमें। ऐसा नहीं हो कि वो आपने सिर्फ घर पे बात कर दी और किसी को बताया नहीं, आपके पास में सोर्स नहीं है परचेज करने का, आपके पास में टाइम नहीं है, तो वो आपकी डिमांड है जो कंसिडर नहीं होगी। सिर्फ इफेक्टिव डिमांड ही होती है हमेशा, ठीक है? और डिमांड एक तरीके से फ्लो कांसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिमांड करके हम बैठ जाते हैं। डिमांड की जो बार-बार है जो ये कांसेप्ट चलता रहता है। तो माँग है जो वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है, और एक उपभोक्ता है जो तर्कसंगत होता है। कब होता है? जब वह उसी वस्तुओं की माँग करता है जो उसे उपयोगिता प्रदान करती हैं। ऐसी वस्तुओं को वो बिल्कुल नहीं खरीदेगा जो उसको उपयोगिता प्रदान नहीं करती हैं, ठीक है? तो माँग का हमेशा मतलब यही होता है कि वो प्रभावी माँग होगी, और माँग है जो एक प्रवाह धारणा है। अगर आपको पूछा जाए स्टॉक एंड फ्लो कांसेप्ट के बारे में, तो माँग एक तरीके से फ्लो कांसेप्ट है, ये चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक इसको हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेज़र कर लें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं और फीचर्स हैं इसकी। डिमांड का मतलब है कि हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, क्लियर? हम फाइनल कंज्यूमर मैं कंज्यूमर के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, एक उपभोक्ता के एस्पेक्ट में बता रहा हूँ, यहाँ इन्वेस्टर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो वो जो कंज्यूमर है उसके लिए वो हमेशा क्या होगी? फाइनल कंज्यूमर गुड्स होगी, और फाइनल कंज्यूमर गुड्स की डिमांड करना ही हम यहाँ डिमांड से मतलब है जो यही है। और डिमांड है जो एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है, मतलब आप घर से सोच के जाते हैं कि मुझे ये कमोडिटी की इतनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब मुझे 10 केजी शुगर चाहिए या 20 केजी शुगर चाहिए या 50 केजी है जो वेजिटेबल्स लानी है। आप जो एक्स वाई जेड जो भी परचेज करते हो तो उसकी एक स्पेसिफिक डिज़ायर्ड क्वांटिटी होती है, और ये कंज्यूमर्स की विश और नीड को दिखाता है, नीड टू बाय द कमोडिटी, ठीक है? मांग एक वांछित मात्रा है, यह उपभोक्ता की इच्छा या फिर वस्तु खरीदने की आवश्यकता को दर्शाता है, ठीक है? आपने क्वांटिटी को सेट कर दिया, इसका मतलब है कि आप डेफिनिटली उस कमोडिटी को परचेज़ करने जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये डिज़ायर्ड क्वांटिटी इसका मतलब है कि आपकी विश है जो सक्सेसफुल होने वाली है। तो आप भी ऐसे हैं जो सोच के रखिए कि हमें एक जॉब लेनी है, तो आपने एक क्वांटिटी मतलब गोल सेट कर रखा है, तो वो विश आपकी पूरी हो गई। अम होप सो। आगे है, हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे, ठीक है? ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस है। लॉ ऑफ डिमांड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माँग का नियम। क्या है? माँग का नियम। तो माँग का नियम है जो, जैसे ये एक्चुअल में निकला तो है उपयोगिता सिद्धांत से। किससे इसको ड्रॉ किया गया है? उपयोगिता सिद्धांत से। लेकिन उपयोगिता सिद्धांत आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर करवाना मुझे नहीं लगता है कि वो आपकी नेसेसिटीज़ होगी। तो इसलिए वो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है? रिलेवेंट नहीं है यहाँ पर करवाना, क्योंकि आपके पास में एक स्पेसिफिक टाइम है, फिक्स टाइम है, और उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो ये उपयोगिता सिद्धांत से है जो इसको ड्रॉ किया गया है। उपयोगिता सिद्धांत में क्या होता है कि हम जैसे-जैसे किसी कमोडिटी को कंज़्यूम करते जाते हैं, वैसे-वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती है? डिक्लाइन होती जाती है। तो इस तरीके से जो इनवर्स रिलेशनशिप है, जो इन्होंने निकाला क्वांटिटी और उसके मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में, तो उसी से है जो डिमांड कर्व को डिराइव किया गया है। तो फर्स्टली द एफर्ट्स वाज डन बाय अल्फ्रेड मार्शल, मतलब ये एफर्ट्स है जो किसने किया था? अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। तो कभी आपको पूछ लिया जाए कि मांग के नियम या मांग के सिद्धांत को किसने दिया था, तो मांग के सिद्धांत को है जो आप अल्फ्रेड मार्शल से है जो रिलेट कर सकते हो, ठीक है? तो ये अल्फ्रेड मार्शल द्वारा दिया गया था, द लॉ ऑफ डिमांड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। तो उन्होंने ये बताया था कि देखो, बेसिकली मैं एक आपको चीज़ स्टेटमेंट से पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि आप मार्केट के अंदर जाते हो, यहाँ पर थोड़ा-सा ये अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम, इसको आप थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, इसको थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड है जो याद करवा देता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि अभी का टाइम है, करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। क्या है? इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और ये टेक्निकली वर्ड है और अगर मैं हिंदी में इसको लिखूँ, तो महँगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है? अब महँगाई है तो आप क्या करते हो, जैसे पेट्रोल की कीमत है, पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो लोग हो सकता हो कि अननेसेसरीली जहाँ कहीं भी वो पेट्रोल कंज़्यूम कर रहे थे, मतलब कहीं पर भी घूम रहे थे, बाइक वगैरह, गाड़ी, कार वगैरह, जो भी उनकी जो भी लग्ज़रीज़ है, तो वो अननेसेसरीली जहाँ पर जा रहे थे, उन्होंने जाना बंद कर दिया, थोड़ा कम कर दिया, उन व्हीकल्स का यूज़ करना कम कर दिया। तो ये यूज़ कम क्यों कहाँ पर हुआ? मिडल क्लास के अंदर, स्पेशली मिडल क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पर लगभग 80 टू 85% है जो मिडल क्लास ही है। ठीक है? तो ये महँगाई की वज़ह से आपने चीज़ों को कम कंज़्यूम किया, ठीक है? अगर यही चीज़ें सस्ती होती तो आप क्या करते? उसको ज़्यादा खरीदते, मार्केट के अंदर ज़्यादा खरीदते। अब जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, अब मोबाइल है जो 15 टू 20,000 का आ रहा है, ठीक है? अब 15 टू 20,000 का मोबाइल है तो आप मतलब अपने एफर्ट्स करके जो भी आपके पास में है, जो जमा पूँजी रहती है, उससे जाके आप पैसे इकट्ठे करके मोबाइल लेकर आते हो या किसी की सर्विस है तो सैलरी आते उस टाइम लाते हैं, जैसे भी जो भी एक्स वाई जेड हो। लेकिन अगर यही मोबाइल मतलब सस्ता हो जाए बहुत ज़्यादा, जैसे 3 टू 4,000 के अंदर मिलना शुरू हो जाए, अभी के टाइम में, है ना? मैं अभी के टाइम की बात कर रहा हूँ, वही फीचर्स रहे, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी वही रहे, लेकिन जो भी उसके फीचर्स हैं वो वही रहे और वो है जो प्राइसेज़ उसकी बहुत ही डाउन हो जाए, तो आप क्या करोगे? मतलब एक-एक व्यक्ति है जो एक-एक आदमी 2-2 मोबाइल रखेंगे, एक-एक व्यक्ति है जो 2-2 मोबाइल रखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब महँगाई होती है तब आप चीज़ों को कम खरीदते हो। महँगाई का मतलब है कीमतें बढ़ना, क्या है? कीमत स्तर का बढ़ना। वैसे इन्फ्लेशन को अगर देखा जाए, महँगाई को, तो यहाँ पर कीमत स्तर की बात की जाएगी, सिर्फ़ कीमतों की बात नहीं की जाएगी, कीमत स्तर की बात की जाएगी। तो मैं लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि कीमतें अगर बढ़ जाती हैं, ठीक है? कीमतें अगर बढ़ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को कम खरीदते हैं और कीमतें वापस कम हो जाती हैं तो हम चीज़ों को अधिक खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा परचेज़ करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर करते हैं। तो ये किस तरीके का रिलेशन है, यही लॉ ऑफ डिमांड है, ठीक है? यही लॉ ऑफ डिमांड है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने जब लॉ एप्लीकेबल कब होगा? जब अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम, the demand for a good increase with a decrease in price of that commodity and decrease with a rise in price। ठीक है, समझ में आ गया कि कोई भी कमोडिटी है, अब अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ये कौन सी अदर थिंग्स मैं आगे आपको करवा दूंगा। अगर दूसरी चीजें, अन्य बातें अगर यहाँ पर समान रहती हैं, तो किसी भी एक वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ती है, कीमत कम होने पर उसकी है जो क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर उसकी मांग है जो घटती है, ठीक है? तो यहाँ पर आप मांग मात्रा से लेना, मांग मात्रा, ठीक है? मांग मात्रा, ठीक है? ये डिमांडेड क्वांटिटी है, इससे आप मतलब लगाना। तो इसलिए ये आपका डिमांड है, तो यहाँ डिमांड कब है, ये डिमांड कब दे रखा है, ये आपका है जो डी और डी, ये डी डी है जो आपका डिमांड कब है। सपोज यहाँ पर इनिशियल इक्विलिब्रियम है जो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। इनिशियल इक्विलिब्रियम है जो यहाँ पर है, कहाँ पर है? इस पॉइंट पर है। अब मान लीजिए P1 ये है, Q1 ये है, मतलब OP1 प्राइस पर है जो क्वांटिटी कितनी परचेज हो रही है, OQ1 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कि मार्केट के अंदर जैसे ही प्राइस कम होती है, मतलब प्राइस कम होके OP1 से क्या हो जाती है, OP2 हो जाती है, तो उसकी डिमांडेड क्वांटिटी है जो OQ1 से इंक्रीज होकर OQ1 से बढ़कर है जो क्या हो जाती है, OQ2 हो जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही कीमत कम हुई तो उससे मांग बढ़ गई, मतलब एक चीज कम हो रही है और दूसरी चीज है जो उसकी वजह से बढ़ रही है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों ही है जो अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं के अंदर है जो ये चल रहे हैं, मतलब कीमत का बढ़ना, डिमांडेड क्वांटिटी का डाउन होना, और कीमत का डाउन होना, डिमांडेड क्वांटिटी का बढ़ना। तो इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, विपरीत संबंध है,
ठीक है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विपरीत संबंध है, इसको मैं आगे और डिटेल से करवाऊंगा आपको। तो ये मांग का नियम है, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था, और ये आप देख सकते हो, हिंदी में भी देख लीजिए। इसको मांग के नियम को अल्फ्रेड मार्शल द्वारा है जो प्रतिपादित किया गया था। और मांग का नियम ये कहता है कि जब अन्य चीजें समान रहती हैं तो वस्तु की कीमत में कमी होने के साथ वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है, और कीमत में वृद्धि के साथ में है जो मांग मात्रा क्या होती है, मांग मात्रा घटती है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, डायग्राम वही है जो पीछे था। अ, तो बिल्कुल मांग का नियम है जो आपको पता चल गया होगा। अब इसकी कुछ हम फीचर्स की बात करेंगे आगे। इसका कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसके एक्सेप्शंस क्या है, मतलब जो अपवाद क्या है इसके, डिमांड को अफेक्ट करने वाले, लॉ ऑफ डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड का शिफ्ट कैसे होता है, आगे बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो उसको हम बिल्कुल एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर करेंगे, तो आपको बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पर है कुछ अजम्पशंस है लो की, क्योंकि इकोनॉमिक्स में विदाउट अजम्पशंस हम बात नहीं करते हैं। बहुत सारी थ्योरीज और मॉडल्स बने हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस अजम्पशंस टेकन बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट फॉर द डेवलपिंग अ मॉडल। सो यहाँ पर पहली चीज ये है कि यहाँ पर कभी कभी आपको एक, मैंने पर्टिकुलर एक एग्जाम के अंदर देखा था कि सेटेरिस पेरिबस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ, क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ था, निम्न में से सेटेरिस पेरिबिस का अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे रखी थी कि एक तो ऑप्शन दे रखा था अन्य बातें समान होने पर, समान रहने पर। ठीक है, अन्य बातें समान रहने पर, मतलब यहाँ पर ये सेटरिस पेरिबस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ सेटरिस पेरिबस, इन विच फर्स्ट ऑप्शन इज अदर थिंग्स विल रिमेन द सेम। तो दूसरा है अदर थिंग्स विल नॉट रिमेनिंग द सेम, मतलब अन्य बातें समान नहीं रहने पर। तीसरा ऑप्शन यहाँ कुछ अलग था, कोई भी दे दिया, और चौथा ऑप्शन है जो नन ऑफ द अबो करके दे दिया। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इस सेटेरिस पेरिबस का मतलब ये होता है कि अन्य बातें समान रहने पर। सीधा सा इसका अर्थ पूछा गया था, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। तो या तो एसएससी के अंदर पूछा गया था या अपने ही कोई एग्जाम के अंदर पूछा गया था। मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम सच एज द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स रिमेनिंग द सेम। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिर भी यहाँ अदर थिंग्स के अंदर एक तो रिलेटेड गुड्स हैं। अब रिलेटेड गुड्स या फिर संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, संबंधित वस्तु की कीमतें समान रहना। अब ये सब संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी हैं, एक तो है सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, वन इज सब्स्टिट्यूट गुड, सेकंड सेकंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। So the related goods which is divided into substitute goods and complementary goods. So यहाँ पर जो आपका संबंधित वस्तु है, एक तो आपकी क्या है, स्थानापन्न वस्तु इसको बोल सकते हैं हिंदी में, स्थानापन्न वस्तु। दूसरी है पूरक वस्तु। ठीक है, पूरक वस्तु ये क्या होती हैं इसको भी हम आगे देख लेंगे। तो एक तो इनकी कीमतें है जो क्या रहती है, समान रहती है, मतलब सेम रहती हैं, कह सकते हैं कि इनको कांस्टेंट मान लिया गया है। ठीक है, और फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम है जो कंज्यूमर की क्या है, इनकम भी है जो सेम रहेगी। अगर इनमें कुछ चेंजेस होंगे तो यहाँ पर मांग वक्र है जो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। मांग वक्र है जो, मतलब जैसे ये बना हुआ है मांग वक्र, जैसे मान लीजिए इस तरीके से बना हुआ है, तो वो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर जो भी कंडीशन इसके साथ में, इनमें चेंजेस किस डायरेक्शन में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ये अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर है जो शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि सेटेरिस पेरिबिस का मतलब है कि अन्य चीजें समान रहने पर। अन्य चीजों में ये सिर्फ दोनों ही नहीं आते हैं, इसके अलावा और सारी चीजें आती हैं जो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो संबंधित वस्तु की कीमतें भी वही रहती हैं और उपभोक्ता की आय भी वही रहती है। ठीक है, तो ये अजम्पशंस है।
फिर इसके अलावा assumptions दूसरी है जो अन्य बातें समान रहने पर वो सारी अन्य बातें हैं जो ये भी हैं, जिसके अंदर है जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफ़रेंस ये दोनों हैं जो सेम रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आप मार्केट के अंदर कुछ अलग सोच के जाते हैं लेकिन वहाँ जाके आपकी जो आप परचेज़ करने गए थे वो चीज़ परचेज़ ही नहीं कर रहे हो तीसरी चीज़ परचेज़ कर रहे हो। तो उस केस में क्या है कि टेस्ट और आपने जो प्रेफ़रेंस प्रोवाइड किया वो है जो वहाँ पर फ़ेल हो जाता है। इन चीज़ों को बहुत सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं मार्केट के अंदर उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिख जाती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मतलब वो चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट कर लेती हैं अपनी ओर। तो मार्केट अट्रैक्शन की वज़ह से है जो वो रेशनल कंज्यूमर इर्रेशनल हो जाता है, ठीक है? तो ऑल द यूनिट्स ऑफ गुड्स आर होमोजेनियस जो भी कमोडिटी है यहाँ पर वो सारी है जो उसकी यूनिट्स क्या है होमोजेनियस है वस्तुओं की सभी इकाइयाँ हैं जो सजातीय है, ध्यान रखना। कमोडिटी शुड बी नॉर्मल गुड और यहाँ पर वस्तु है जो हमेशा एक सामान्य वस्तु होनी चाहिए, ये भी assumptions ली गई है क्योंकि दूसरी वस्तुएँ आपको पता है कि जैसे इंफीरियर गुड्स है जिसको हम घटिया वस्तु बोलते हैं, घटिया वस्तु और गिफन गुड्स है, जो गिफन वस्तुएँ हैं, वो भी आपके हैं और इसके अलावा आवश्यक वस्तुएँ भी आती हैं, नेसेसिटीज़ हैं आवश्यक वस्तुएँ तो ये अलग-अलग वस्तुएँ लेकिन यहाँ पर माँग के नियम के अंदर कौन-सी वस्तु को कंसिडर किया गया है? नॉर्मल वस्तु को मतलब नॉर्मल गुड को, सामान्य वस्तु को कंसिडर किया गया है। तो ये बिल्कुल चीज़ें आपसे पूछने लायक है और ऐसी ही चीज़ें पूछेगा, ज़्यादा कंप्यूटर के अंदर संगणक के एग्ज़ाम के अंदर वो आपको पीजी लेवल के क्वेश्चन्स नहीं पूछेगा। ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट से क्वेश्चन्स पूछेगा, आप बिल्कुल इनको समझ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन्स हैं जो क्लियर हो जाएँगे। सो थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए मैं आगे इसका कंसेप्ट है वो छोटे-छोटे पार्ट्स के अंदर आपको सारे कंसेप्ट है जो करवा दूँगा। फिर उसके बाद में हम एमसीक्यूज़ भी देखेंगे इनका। तो आप इस कंसेप्ट को एन्जॉय कीजिए और उसके साथ-साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और उसके साथ-साथ में आप अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करवाइए। थैंक यू सो मच।